स्टोरी की ओपनिंग में हम एक मिस्टीरियस गर्ल से मिलते हैं जो नाइटिंगेल नेम से फेमस थी और मिलिट्री बिल्डिंग में आग लगा के भागने की कोशिश करती है, पर कमांडर शैनयान वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन नाइटिंगेल उसको चकमा देकर वहां से भाग जाती है। यान जल्दी से अपने सबऑर्डिनेट से उसको ढूंढने को बोलता है। जल्दी हम एक लड़के मियान को देखते हैं। पता चलता है कि मियान ही वो मिस्टीरियस गर्ल नाइटिंगेल है जिसका मिशन मिलिट्री बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना था, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट स्टोर करके रखे हुए थे। पर वैसे मियान दुनिया की नजरों में लिन फैमिली की डॉटर थी जो बहुत ही सिंपल और इनोसेंट है। आज उसकी वेडिंग शैनयान से होने जा रही थी। थोड़ी देर बाद शैनयान हॉल में एंट्री लेता है, माफी मांगता है कि वह आने में थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली किसी ने मिलिट्री बिल्डिंग में आग लगा दी थी, पर यान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वह लड़की मियान ही है। अब दोनों अपनी वेडिंग सेरेमनी पूरा करते हैं। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जब दोनों पहली बार ब्लाइंड डेट पर एक दूसरे से मिलने आए थे। दोनों को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यान ने मियान के बारे में सुना था कि लिन फैमिली अपने डॉटर मियान को किसी लायक नहीं समझती, इसलिए सोचता है कि पता नहीं वो ब्लाइंड डेट पर क्यों आया है। मियान के मन में भी यही चल रहा था कि वह ऐसे आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर आई है जो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कंट्री को धोखा देने के लिए भी तैयार रहता है। मतलब मियान की नजरों में यान एक गद्दार था, पर फिर भी प्यार से खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसी के साथ उनकी शादी तय हुई है। यान तो इस शादी को टालना चाहता था, इसलिए उसके साथ कोल्ड बिहेव करता है। बोलता है कि माफ करना, अभी मेरे हाथों में खून लगा है, इसलिए मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता। यान कहती है कि आप तो अच्छे खासे मूड को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यान कहता है कि आपको पता है ना कि मेरा किस तरह का जॉब है, मैं हमेशा गन कैरी करके घूमता हूँ, आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। मियान सोचती है कि ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने डरने की नाटक करने लगती है। ये बोलती है क्या ये सही में रियल गन है, ये चलता कैसे है, और उल्टा उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है। तो यान उसको सही से बिहेव करने को बोलता है। मियान कहने लगती है कि आप मुझे हट कर रहे हैं, मतलब उसके सामने बेचारी बनने का फुलटू नाटक करती है। जल्दी से एक वेटर कॉफी लेकर आता है और मियान को धीरे से इशारा करता है। एक्चुअली मैं वेटर मियान का साथी था। यान बोलते हैं कि वैसे आप कंट्री साइड हैं, आपको तो कॉफी पसंद नहीं होगी। मियान कहती है कि वैसे मैंने अपने विलेज के डॉक्टर से सुना है कि जो लोग कॉफी लवर्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं। तो ये सुनकर यान को गुस्सा आता है। ये बोलता है कि आपको मेरा गुस्सा नहीं पता, इसलिए मुझे जानबूझकर प्रोवोक मत करो। मियान कहती है कि आपको भी नहीं पता कि मैं कितनी गुस्सैल टाइप की हूँ, जो मुझसे पंगा लेता है मैं उसको छोड़ती नहीं। यान बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा टाइम तक घर पे नहीं रहता, अपने काम में बिजी रहता हूँ। मियान कहती है तो मैं कौन सा घर पे बैठी रहती हूँ, मैं भी ओपेरा सुनना, गेम खेलने में बिजी रहती हूँ। यान बोलता है कि क्या बात है, आप कितने इंपॉर्टेंट काम में बिजी रहती हैं, आप जैसे स्पेशल लड़कियां मिलना बहुत ही मुश्किल है। मियान कहती है कि आप में भी कुछ ज्यादा ही टैलेंट है, इसलिए मैं आपके करीब आना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो शायद हमें इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर देना चाहिए। यान बोलता है कि बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ, और उसे गुड बाय बोलकर जाने लगता है। वैसे ही गोली चलने की आवाज आती है। एक्चुअली मियान का आदमी एक सीनियर ऑफिसर को शूट करके भाग जाता है। मियान देखती है कि वह आदमी अब भी जिंदा है। गोली चलने से वैसे भी वहाँ पे अफरा तफरी मच चुकी थी। यान उस आदमी को देखने जा ही रहा था, पर मियान उसे रोककर चुपके से एक शार्प चीज उस आदमी की तरफ चला देती है। यान देखती है कि उस आदमी का गला कटा हुआ है। वैसे ही वहाँ पे एक और कमांडर डायरेक्टर जिंग इन्वेस्टिगेट करने आता है और किसी को भी इस रेस्टोरेंट से निकलने से मना करता है। यान बोलता है पर यह केस हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसलिए आपको इसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर डिंग बोलता है कि वैसे लड़की है कौन, तो यान गुस्से में उसको सही से बिहेव करने को बोलता है। तो डायरेक्टर डिंग बोलता है कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रहा। यान मियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो डायरेक्टर डिंग का एक आदमी बोलता है कि वैसे तो कमांडर शैन को लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर ये लड़की कौन है जिसमें मिस्टर शैन इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डायरेक्टर डिंग बोलते हैं कि कुछ भी कहो, पर ये लड़की है तो मस्त, जल्दी मैं कुछ दिनों में इस लड़की को अपना बना कर रहूंगा। दूसरी साइड मियान पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। यान बोलते हैं कि इस रेस्टोरेंट में आए सभी लोगों के ऊपर इंट्रोगेशन चल रहा है। मियान कहती है कि तुम कैसे हो, मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, हम दोनों ने ही मिलकर शादी कैंसिल कर दिया था और फिर भी तुम मुझे हट करना चाहते हो। अब हम दोनों के जन्म लेने से पहले ही हम दोनों के ग्रैंडपा ने हम दोनों की शादी तय कर दी थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यान बोलता है कि ऐसे टैंट्रम्स दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझ पर ये सब नहीं चलने वाला। मियान बोलती है कि जब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मुझे यहाँ पर लॉक करके क्यों रखा है। यान उसके गले को पकड़कर बोलता है कि अगर लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी हार्ट बीट और पल्स रेट फास्ट हो जाती है। चलो बताओ क्या उस आदमी को तुमने मारा है। मियान कहती है कि मुझे तो लगता है कि आपने मारा है। यान उसको चुपचाप आंसर देने को बोलता है। मियान कहती है कि आप मुझ पर झूठा आरोप लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, आपको मुझे मारना ही है तो ठीक है आप मुझे मार सकते हैं। तो यान उसको छोड़ देता है। मियान उसके पास जाकर उसका भी गला पकड़ने लगती है। यान बोलता है कि तुम कर क्या रही हो। मियान कहती है कि आपको शायद पता नहीं, पर मैं अपना रिवेंज ऑन द स्पॉट लेती हूँ, आपने मेरा गला दबाया ना, इसलिए अब आपकी बारी। वैसे आप कुछ पल्स रेट या पता नहीं क्या बात कर रहे थे, वैसे चेक कैसे करते हैं पल्स रेट। तो यान गुस्से में बोलता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का इंटरोगेशन रूम है, तुम्हारे घर का गार्डन नहीं,
जो तुम यहाँ वहाँ खेल रही हो। मियान कहती है कि आपने मेरा हाथ काफी जोर से पकड़ा है, मुझे हर्ट हो रहा है। रेस्टोरेंट में भी आप मेरे साथ ऐसा ही कर रहे थे और यहाँ भी सेम चीज कर रहे हैं, मेरा हाथ बहुत ही दर्द हो रहा है। यान सोचता है कहीं ये लड़की कुछ नाटक तो नहीं कर रही, कहीं इसी ने उस आदमी को शूट किया हो, और उसका हाथ स्मेल करता है पर नोटिस करता है कि गन पाउडर की स्मेल नहीं आ रही। यान सोचता है कि मैं भी पागल हो गया हूँ, ये छोटी सी लड़की उस आदमी को कैसे मार सकती है, और उसको रिलीज कर देता है। मियान कहती है वाह, तो आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे तो लगा था कि आप मुझे किडनैप करके अपने घर ले जाएंगे ताकि मुझे अपनी वाइफ बना सको। यान कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद ही लिन फैमिली से शादी कैंसिल करने की बात करने आ जाऊंगा। मियान कहती है कि ठीक है, पर आप अपनी बातों से पलटना मत। अब मियान आज भी यान को चकमा देने में कामयाब हो चुकी थी। मियान देखती है कोई छोटी सी बच्ची ठंड में सामान बेच रही है तो उसे ग्लव्स पहनाकर उसे बहुत सारे पैसे देती है और उसको जल्दी से घर जाने को बोलती है। इस चीज को यान नोटिस करता है, सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि जंगली लड़की इतनी जेंटल और काइंड होगी। वैसे ही यान का एक जूनियर आता है, बोलता है क्या हुआ, आपको मैं पहली बार ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। वैसे लिन फैमिली की डॉटर बहुत ही सिंपल है, हमें उसके बारे में कोई वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। यान कहता है कि लड़की डायरेक्टर डिंग की नजरों में आ चुकी है, मैं नहीं चाहता कि लड़की गलती से भी डायरेक्टर डिंग के हाथ लगे। बाद में मियान अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर से मिलने आती है। वह बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसके लैंड के काम से बहुत ही हैप्पी हैं और बताता है कि हमें पता चला है कि शैनयान कोई गद्दार नहीं है। तो मियान हैरान थी क्योंकि अभी तक मियान उसको गद्दार समझते हुए आ रही थी। उसका सीनियर बताता है कि वे भी हमारी तरह अपने मिशन पे एक सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, अगर हमने उसको अपने साइड कर लिया तो हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज हो सकता है, हमारा सेक्रीफाइस ऐसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी शादी यान से तय हुई है, इस तरह से तुम हमारे मिशन के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो, उसके करीब रह के तुम सारा इन्फॉर्मेशन आराम से गैदर कर सकती हो। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। यान कॉलेज टाइम में एक प्लेस पर खड़े होकर बुक रीड कर रहा था। वैसे ही मियान उसकी आवाज सुनकर पूछती है कि वहाँ पे कौन है। यान बताता है कि नीचे सीढ़ी है, इसलिए उसको वहीं पर आराम से खड़े होने को बोलता है। मियान कहती है कि एक्चुअली मैं देख नहीं सकती, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। यान बोलता है पर तुम्हारी आंखों को हुआ क्या है। मियान कहती है कि अभी मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने 1 महीने तक पट्टी हटाने से मना किया है। वैसे मैंने सुना आप बुक काफी अच्छी तरीके से रीड कर रहे थे। यान उसे बुक देकर बोलता है कि तुम अपनी आंखें ठीक होने के बाद रीड कर सकती हो, और उसे एक हुडन गन देता है जो इंडिकेट कर रहा था कि उसे अपने आप को सेव रखना है। वॉर का टाइम चल रहा था, इसलिए उसकी इतनी ही चाहत थी कि अगर वह बच गया तो वह उसे मिलने जरूर आएगा। उसी वक्त से मियान ने यान को अपना आइडल मान लिया था और अपने कंट्री को सर्व करना चाहती थी। उसे भी इस कंट्री के करप्ट लोगों का सफाया करना था, पर मियान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका वे आइडल यानी है। अब मियान ने सोच लिया था कि उसे इस कंट्री के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वे तैयार है, इसलिए बोलती है कि वे इस मिशन के लिए रेडी है। दूसरी साइड यान की सीनियर फेंग यान पर गुस्सा कर रही होती है कि नाइटिंगेल और उसके पार्टनर ने 1 महीने में 10 लोगों को मार डाला और फिर भी हम अभी तक उनको पकड़ नहीं पाए, मुझे जल्दी से जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। यान बोलते हैं कि वे उनको ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। फेंग बोलते हैं कि वैसे मैंने सुना कि तुम लिन फैमिली की डॉटर के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे, वे गुड फॉर नथिंग लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मेरी जैसे लड़की डिजर्व करते हो, मैं हायर पोजीशन पर हूँ प्लस ब्यूटीफुल हूँ, बस मैं ही तुम्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकती हूँ। लेकिन यान उसको अलग कर देता है। फेंग कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं और फिर भी तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, अगर हम दोनों की शादी हो गई तो मैं तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती हूँ। यान बोलता है कि बस हम दोनों कलीग्स हैं, हमारे बीच में कोई दूसरा रिलेशन नहीं हो सकता। फेंग बोलती है कि वो तो तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अभी तक तुमने मुझे टेस्ट नहीं किया, उसे आज रात अपने पास बुला रही थी, पर यान उसको अलग कर देता है। फेंग बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही लॉयल बन के रहते रहे तो ना ही तुम कभी सुपीरियर्स को खुश कर पाओगे और ना ही तुम्हारा प्रमोशन होगा, पर यान चुपचाप वहां से चला जाता है। पर फेंग ने सोच लिया था कि यान को अपना बना के रहेगी। अब यान को एक स्पेशल जापानीज क्लब में एंट्री लेनी थी ताकि जितने भी हाई लेवल पे करप्टेड ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, पर उसका सबऑर्डिनेट बताता है कि उस क्लब में एंट्री लेने के लिए मैरिज मैंडेटरी है। यान कहाँ लाइफ टाइम सिंगल रहना चाहता था, पर उसको समझ में आ गया था कि उसके सुपीरियर्स ने जो उसे मिशन असाइन किया है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको शादी करनी ही होगी और उससे फेंग से भी अपना पीछे छुड़ाना था। अब अचानक से उसको मियान का याद आता है तो सोचता है कि वह शादी के बारे में सोच रहा है तो उसे मियान का ख्याल क्यों आ रहा है। उसे पता चलता है कि जो उसने अपनी मॉम के लिए लेटर भेजा था वह वापस से लौटकर उसके पास आ चुका है, तो वह हमेशा की तरह उस लेटर को चुपचाप वार्डरोब में रख देता है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम 1 नंबर के गद्दार हो, तुम्हारे फादर को उन जापानीज लोगों ने मार डाला और फिर भी तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। आज मैं तुम्हें शैन फैमिली से बेदखल करती हूँ, आज से मैं समझ जाऊंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं है। जब से यान बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, पर उसकी मॉम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यान अपने मिशन पर है।
दूसरी साइड आज मियान की मॉम का मेमोरियल था और उसे अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। पर बोलती है कि अब मुझे वह पर्सन मिल चुका है जिसे मैं पसंद करती हूँ। वह शैनयान है। वह सीक्रेट एजेंट के तौर पर अपने दुश्मनों के साथ काम कर रहा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि मैं यान को अपने साइड करने की कोशिश करूं, पर मुझे लगता नहीं है कि यान मुझे पसंद भी करता है। इसलिए मियान सोचती है कि उसको यान के सामने अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाना होगा। पर वैसे ही मियान को पता चलता है कि उसके फादर ने उसकी शादी डायरेक्टर दिंग के साथ तय कर दी है। मियान गुस्सा करने लगती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, आखिरकार आप मुझे ऐसे आदमी से शादी करने को कैसे बोल सकते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि तुम शैनयान को तो इम्प्रेस नहीं कर पाई, तो डायरेक्टर डिंग से शादी करने में क्या दिक्कत है। उसकी हाफ सिस्टर यहाँ बोलने लगती है कि वैसे डायरेक्टर लिन में क्या खराबी है, बस तुम उनकी 8th वाइफ तो बनने जा रही हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि शैनयान तुम्हें पसंद करेगा, जो तुम गांव की गवार हो। शायद तुम्हें पता नहीं, पर जनरल फैंग के साथ साथ पता नहीं कितनी सारी लड़कियां यान के पीछे पड़ी हुई हैं और तुम्हें लगता है कि वे तुमसे शादी करेगा। ये डायरेक्टर डिंग ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। फालतू में फादर के लिए चीजें ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। मियान को तो यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर वैसे ही डायरेक्टर डिंग आता है तो मियान को देखकर बोलता है कि कुछ भी कहो, तुम हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल। पर मियान गुस्से में उसके यहाँ से निकलने को बोलती है। डायरेक्टर डिंग बोलता है कि वैसे तुम काफी वाइल्ड भी हो, बैड पे तुम्हारे साथ बहुत ही मजा आएगा। वैसे देखो, यान तो तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए मुझसे शादी करने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा। मियान सोचती है कि उसे कैसे भी करके यान के करीब जाना ही होगा। उसके लिए इस बेवकूफ आदमी का इस्तेमाल करना पड़े तो वे करने के लिए तैयार है। डायरेक्टर डिंग तो मियान से शादी करने के लिए बेचैन था। अब मियान को कैसे भी करके यान के करीब जाना था, इसलिए जब वे रास्ते से आ रहा होता है तो उसके सामने गिरने का नाटक करती है। यान पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मियान रोने का नाटक करने लगती है कि आज डायरेक्टर डिंग उसके घर शादी का प्रपोजल लेकर आया था। वे मुझे अपनी 8th वाइफ बनाना चाहता है। मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है? मैंने बचपन में अपनी मॉम को खो दिया, उसके बाद मेरी फैमिली वालों ने मुझे कंट्री साइड भेज दिया, मेरी कोई भी परवाह नहीं करता। फादर भी मुझे उस आदमी से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, मेरा कोई भी नहीं है। और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। तो यान बोलते है कि तुम रोना बंद करो। यान सोचता है कि उसे इस लड़की को रोते हुए देखकर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। मियान कहने लगती है कि तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? मैं रो रही हूँ और फिर भी तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। यान का सबऑर्डिनेट मनी मन में सोचता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई लड़की इनको इस तरह से मार रही है। यान बहुत ही प्यार से उसे अपने कोट से कवर करके उसे अपने घर लाता है। बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैसे क्या तुम वापस से अपनी फैमिली में जाना चाहती हो? पर मियान मना करती है, कहती है कि मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद मेरे फादर ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। आज भी बस बेनिफिट्स के लिए मेरी शादी डायरेक्टर डिंग से करवाना चाहते हैं। अब से वे मेरे फादर नहीं है, वहाँ जाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। यान बोलते हैं कि मेरे पास एक सजेशन है, जैसा हमारी फैमिलीज ने हम दोनों की शादी तय की थी, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। मियान बोलती है, पर पहले तो तुमने शादी करने से मना कर दिया था। यान बोलते हैं कि मुझे वाइफ की जरूरत है और तुम्हें शेल्टर की। शादी के बाद तुम्हें लीगली वाइफ होंगी और एज अ हस्बैंड मेरी ड्यूटीज है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और जो मेरी वाइफ डिजर्व करती है मैं उसको सब कुछ दूंगा। मियान कहती है कि मुझे उसके लिए क्या करना होगा। यान बोलते हैं कि बस तुम सही से बिहेव करना और कोई ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश मत करना। मियान बोलती है कि ठीक है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। यान बोलता है कि हमारी जल्दी वेडिंग होने जा रही है, तो मियान हैप्पी थी कि फाइनली अब वे अपने मिशन को पूरा कर सकती है। यान मनी मन में मियान से माफी मांग रहा था कि वह किसी और पर्पस के लिए उसे शादी करने जा रहा है, पर उसने ठान लिया था कि इस दौरान वह मियान को सेफ रखने की पूरी कोशिश करेगा। अब हम उसी वेडिंग सीन को देखते हैं जब दोनों अपनी वेडिंग सेरेमनी पूरा कर रहे थे। जब यहाँ पर फैंग डायरेक्टर डिंग के साथ आती है। यान बोलता है कि ऐसे मेरी वेडिंग को बीच में रोकने का क्या मतलब बनता है। फैंग कहती है कि माफ करिएगा, पर आपकी न्यू वाइफ का फैमिली बैकग्राउंड कुछ क्लियर नहीं है, ऊपर से इस लड़के का बिहेवियर भी कुछ नॉर्मल नहीं है। ये लड़की आपसे शादी करना डिजर्व नहीं करती। मियान जानबूझकर बोलती है कि मिस फैंग तो वही है ना जो कॉलेज टाइम में तुम्हारे पीछे पड़ी थी, मतलब ये तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी वेडिंग भी खराब करने के लिए चली आई। तो सभी हंसने लगते हैं। फैंग बोलती है कि तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाना बंद करो। यान मियान से बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं और मिस फैंग बस एक ऑर्डिनरी क्लासमेट्स थे। फैंग कहने लगती है कि तुम देख रहे हो ना ये लड़की कैसे मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही है, ये हमारे बीच के रिलेशनशिप को खराब करना चाहती है। यान बोलते हैं कि हमारे बीच में ऑफिशियल बिजनेस के अलावा कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है, तो आपके ये सब बोलने से मेरी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मियान यान से कहती है कि तुमने अभी वेडिंग के दौरान शपथ लिया था कि तुम पूरी लाइफ बस मुझसे प्यार करोगे। यान बोलते हैं कि बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। मियान फैंग से बोलती है कि आपने सुन लिया होगा कि लाइफ टाइम के लिए यान बस मेरे हैं, और फैंग को दिखाने के लिए यान के हाथ पर किस करती है। तो यान भी जानबूझकर बोलता है कि मेरा जन्म बस तुम्हारे लिए हुआ है। फैंग मियान पे गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रही हो और डायरेक्टर डिंग से उसको अरेस्ट करने का बोलती है। यान बोलता है कि बेशक आप लोग इन्वेस्टिगेशन यूनिट से हो,
पर आप लोग मेरी वाइफ के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। फैंग कहती है कि तुम इस लड़की को डिफेंड कर रहे हो। यान बोलता है कि मियान मेरी वाइफ है तो उसे डिफेंड करना मेरा फर्ज है। तो फैंग गुस्से में वहाँ जाने लगती है। डायरेक्टर डिंग बोलता है आप उस लड़की को बिना अरेस्ट किए जा रही हैं। तो फैंग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब फाइनली यान और मियान हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। बाद में यान उसी लड़की को याद कर रहा था जिसको उसने बुक और वुडन गन दिया था। अब उस वक्त मियान ब्लाइंड फोल्ड थी, इसलिए यान उसका क्लियर फेस नहीं देख पाया था, पर उनके फर्स्ट मीटिंग से ही वे उसको पसंद करने लगा था। कॉलेज टाइम में उसका एक क्लासमेट उसे मैगजीन लाकर देता है जिसमें उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ था। वे आर्टिकल उस टाइम ट्रेंड कर रहा था, तो ये जानकर यान उसके लिए बहुत ही हैप्पी था। ऊपर से वे दोनों लेटर के थ्रू एक दूसरे से बात किया करते थे। आज यान सोच रहा था कि वह उस मैगजीन को पढ़ने के बाद उस लड़की से और ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। बेशक वे दोनों कभी नहीं मिले, लेकिन उसके कुछ लेटर्स पढ़ने के बाद यान समझ चुका था कि वे लड़की बिल्कुल उसके आइडियल पार्टनर जैसी है, पर उसे पता था कि इस लाइफ में उन दोनों का एक होना नहीं लिखा है। दूसरी साइड मियान भी यान को याद कर रही थी, पर मियान भी उस टाइम ब्लाइंड फोल्ड थी, इसलिए उसने यान का चेहरा नहीं देखा था। मियान को यही पता था कि उस लड़के ने कंट्री के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर लिया। मियान उसको अपना आइडल मानती थी, इसलिए वह उसको लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इस कंट्री के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थी। अब मियान को पता था कि आज उनकी वेडिंग नाइट है और उसे यान के साथ सोना है, पर मियान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या करना होता है, इसलिए एक बुक से सब कुछ सीखने जाती है। पर जैसे ही बुक ओपन करती है उसे पढ़कर बहुत ही अजीब लगता है। वैसे ही यान आता है तो बुक छुपाने लगती है। यान बोलते है कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसे बुक लेने जाता है, पर अचानक से उसके ऊपर स्लिप हो जाता है। मियान सोचते कि यान प्रैक्टिकली सब कुछ करने के लिए आ गए, पर मैंने तो अभी तक कुछ सीखा भी नहीं। यान उस बुक को देखता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और उसको फेंक देता है। बोलता है कि तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सेपरेट रूम में सोएंगे। कहता है कि अब तुम्हें मेरे 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। मियान कहती है कैसे रूल्स। यान बोलते हैं पहला ये कि हम एक दूसरे के साथ फिजिकली वायलेंस नहीं होंगे। दूसरा कि हम एक दूसरे से कोई भी चीज करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे जो हम नहीं करना चाहते। मियान कहती है पर मेरी भी कंडीशन है। यान बोलते हैं कि बोलो। मियान कहती है कि तीसरा ये कि इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तुम मुझे ही चूज करोगे। तो यान उसकी बात मान जाता है। मियान सोचते आई होप इन फ्यूचर जब मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करूं तो तुम फिर भी मेरे पास रहो। यान जाते जाते उस बुक को जलाने को बोलता है। मियान सोचते यान सही में दूसरे रूम में सोने जा रहा है, तो फिर वे अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाएंगे। बाद में मियान यान के स्टडी रूम में जाने की कोशिश करती है, पर देखती है कि रूम लॉक है। सोचती है कि उसे कैसे भी करके यान के क्लोज जाना होगा ताकि वह उस पर यकीन करने लगे। जल्दी यान आता है, बोलता है तुम क्या ढूंढ रही थी। मियान बहुत ही डर जाती है, बहाना बनाती है कि मैं तो बस तुम्हें ढूंढ रही थी। यान बोलता है मुझे क्यों। मियान कहती है कि तुम अकेले सोने का डिसाइड कैसे कर सकते हो, अब हमारी शादी हो चुकी है। उसको सीरियस करने की कोशिश करती है, पर यान उसको ये सब करने से मना करता है। मियान कहती है पर ये सब करने के अलावा मेरे पास और चीजें तो करने के लिए है नहीं, और उसके नजदीक जाने की कोशिश करती है, लेकिन यान को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वहां चला जाता है। मियान को राहत की सांस मिलती है कि वो एक्सपोज होने से बच गई। बाद में यान का सबऑर्डिनेट आके बताता है कि जापानीज क्लब में कमांडर ने उन्हें इनवाइट किया है। अब उस क्लब में एंटर करके यान इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता था। उसका सबऑर्डिनेट बोलता है कि सही है कि आपने टाइम पर शादी कर ली, अब आप उस क्लब में एंट्री लेने के लिए क्वालिफाइड हैं। यान बोलता है कि सब मियान की मेहरबानी से हो रहा है। बाद में यान मियान को बुलाकर बहुत सारे पैसे देता है कि अब ये उसकी वाइफ है तो वह जो चाहे अपने लिए बाय कर सकती है। तो मियान बहुत ही हैप्पी थी। अब मियान उन पैसों से बहुत सारे गोल्ड सेविंग के तौर पे बाय कर लेती है ताकि फ्यूचर में उसके और यान के काम आ पाए। सबऑर्डिनेट बताता है कि मैडम ने सारे पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए हैं। यान बोलता है कि मतलब उसने पैसों को वेस्ट नहीं किया। सबऑर्डिनेट बोलता है कि वो बता रही थी कि वे आपके लिए सेविंग्स है, मतलब वे खुद से ज्यादा आपको प्रेफरेंस दे रही हैं। तो यान को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि पहली बार कोई इसके बारे में सोच रहा है। अब यान आता तो मियान उसको हस्बैंड कह के बुलाती है। तो यान कहता है कि अभी तुमने क्या बुलाया। मियान कहती है कि हस्बैंड। अब मैं क्या तुम्हें कमांडर यान कह के बुलाऊं। यान बोलते है कि तुम जो चाहे बुला सकती हो। मियान कहती है क्या हुआ, तुम थक चुके हो क्या, तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने तुम्हें परेशान किया। यान कहता है तुम कितना बोलती हो। तो मियान चुप हो जाती है। यान कहता है कि दरअसल मेरा घर हमेशा शांति रहता है, मुझे इन सब की आदत नहीं है। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो तुम जितना चाहे बोल सकती हो। तो मियान खुश हो जाती है। यान बताता है कि उसको एक पार्टी में इन्वाइट किया गया है, तो उसे साथ में चलने को बोलता है। मियान कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सबके सामने मैं तुम्हें प्राउड फील करवाऊंगी। यान यही सोच रहा था कि उसने मियान से इसलिए शादी की है ताकि उस जापानीज क्लब में एंट्री ले सके। उसे इस बात को नहीं भूलना है। अब यान मियान के साथ पार्टी में आता है। उसका यही मोटिव था कि उसे इन लोगों के साथ अच्छे से कनेक्शन बनाना है ताकि इन फ्यूचर सही से एक्शन ले सके। अब दोनों को देखकर कुछ लड़कियां बातें करने लगती है कि यान ने इतनी जल्दबाजी में शादी इसलिए की क्योंकि उसको वाइफ नहीं क्लब की टिकट चाहिए थी।
अब फैंग यान के पास अगर बोलते कि कहीं तुम्हारी मैरिज फेक तो नहीं है, क्वालिफिकेशन रिव्यू से पहले तुमने शादी कर ली, ये सब कुछ बस कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। यान सोच समझकर बोलने को कहता है। फैंग कहती है कि सुपीरियर का ऑर्डर है कि मुझे 1 by 1 तुम्हारे मैरिटल स्टेटस को रिव्यू करना है, इसके लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे। यान बोलता है कि वह तैयार है। वह बताने लगता है कि शादी के बाद मियान को उसने क्या क्या बनाकर खिलाया और कैसे मियान ने उसके खाने की तारीफ की थी। मियान कहती है क्या बात है, तुम्हें तो सब कुछ याद है। फैंग कहती है कि इस क्लब का रूल है, उन्हें एक लॉयल्टी टेस्ट से गुजरना होगा। यान बोलते हैं कैसा टेस्ट। फैंग कहती है बहुत ही सिंपल है, तुम्हें अपनी वाइफ को यहाँ मौजूद किसी एक हाई रैंक ऑफिसर के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भेजना होगा। तो यान को तो बहुत ही गुस्सा आता है। मियान कहती है आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं आपके साथ ही सो जाती। अब आपने ये तो बोला नहीं कि मुझे किसी आदमी के साथ सोना है। फैंग कहने लगती है कि तुम कंट्री साइड की लड़कियां भी बहुत अजीब होती हो। मियान कहती है तो आपके कहने का मतलब है कि मैं कंट्री साइड से हूँ तो मैं यान को डिजर्व नहीं करती। आपकी सोच तो काफी छोटी है, अगर ऐसी सोच है तो ये लीजिए वाइन मुझ पर फेंक दीजिए, जिससे फैंग गुस्से में वहां चली जाती है। मियान ने जिस तरह से फैंग को हैंडल किया था उसको देखकर यान बहुत ही हैप्पी था। यान उसे डांस करने के लिए इनवाइट करता है, पर मियान गलती से अपना पैर यान के पैरों पर रख देती है। तो वहां मौजूद सभी लड़कियां बातें बनाने लगती हैं कि पता नहीं कमांडर यान ने कैसे लड़की से शादी की है जिसको सही से डांस करना भी नहीं आता, सब कुछ कितना एम्बैरेसिंग है। अब यान सुनकर जाने लगती है तो यान बोलता है कि तुम उन लोगों की बातों को सुनकर गुस्सा हो रही हो, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी इन सबको सबक सिखाता हूँ। पर मियान ऐसा करने से मना करती है। बोलती है कि तुम्हारे लिए चीजें और ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएंगी। यान बोलता है कि अब तुम सिर्फ मेरे रिदम को फॉलो करना। तो इस बार मियान बहुत ही अच्छे से डांस करती है, तो यान उसके लिए बहुत ही हैप्पी था। अब मियान अचानक से उसको किस करती है तो यान एक पल के लिए चौंक जाता है। बाद में यान अपने सबऑर्डिनेट से बताता है कि उसे क्लब जाना काम आया। मेरे हाथ कुछ इन्फॉर्मेशन लगे हैं, उसके थ्रू हम दुश्मनों के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। पर उससे गुस्सा आता है कि नेशनल क्राइसिस का फायदा बड़े लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उठा रहे हैं और बेचारे कॉमन लोगों को इतना कुछ सफर करना पड़ रहा है। यान घर आता है तो देखता है कि मियान डांस प्रैक्टिस कर रही है। मियान यान को देखती है तो उसको बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। बोलती है कि अब तुम मेरे ऊपर हंसना बंद करो और उससे आराम से बैठकर डिनर करने को कहती है। तो यान बोलता है कि आज वो थोड़ा सा थक चुका है और उसको हक कर लेता है। मियान बोलती है कि क्लब की लेडीज जल्दी सोशलाइज करने के लिए मिलने वाली हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर सकती हूँ, शायद उससे तुम्हारी कोई मदद हो सके। यान बोलता है कि तुम्हें कोई भी चीज जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, बस तुम वही करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। पर मियान को खुद ही उन औरतों के साथ मेलजोल बढ़ाना था ताकि इन्फॉर्मेशन निकाल सके, इसलिए उन औरतों के साथ सोशलाइज करने आती है। सभी औरतें मियान से बोलने लगती हैं कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें यान जैसा हस्बैंड मिला है, उनके हस्बैंड की तरह नहीं जिनकी आउटसाइड मिस्ट्रेस है। मियान को उन औरतों से उनके हस्बैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो ये चीज वह अपने सीनियर के पास आकर शेयर करती है। उसका सीनियर बोलता है कि अगर दुश्मनों ने कोई एक्शन लिया तो हमारे आदमी खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए हमें एडवांस में ही कोई प्लान बनाना होगा। बाद में मियान दूर से यान को देख रही होती है तो यान बोलता है क्या हुआ, तुम वहीं खड़ी रहकर मुझे ऐसे घूरने वाली हो। मियान उसके पास आकर बोलती है कि मैं कुछ बताने जा रही हूँ, प्लीज तुम गुस्सा मत होना। एक्चुअली मैं गेम खेल रही थी और उसमें मैं कुछ पैसे हार गई। यान बोलता है कितने पैसे, तो मियान इशारे से बताने लगती है। यान कहता है कितना, 1000, 10,000। मियान कहती है नहीं, 1 लाख। मिसेस वैंग उस गेम में सही में बहुत ही माहिर हैं, उन्होंने मुझे हरा दिया। आई एम सो सॉरी, तुम चाहो तो मुझे पनिश कर सकते हो। यान बोलता है कि कोई बात नहीं। मियान कहती है तुम गुस्सा नहीं हो। यान तो उल्टा उसे और पैसे देता है। तो मियान कहती है कि तुम सही में पागल हो क्या, मैंने तुम्हारे इतने सारे पैसे उड़ा दिए और फिर भी तुम मुझे दोबारा डबल पैसे दे रहे हो, ऐसे तो तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। यान बोलते है कि तुम हैप्पी रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। मियान सोचते कि यान उसे आज बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह ट्रीट कर रहा है। मियान बोलती है वैसे हम तुम्हारी मॉम के पास टी सेरेमनी के लिए नहीं गए। यान बोलते है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मियान कहती है ऐसा क्यों, पर यान काम का बहाना बना के वहाँ चला जाता है। मियान सोचते है यान को क्या हुआ, वे अचानक से इतने उदास क्यों हो गए। केयर टेकर बताती है कि आप आगे से मिस्टर शैन के सामने उनकी मदर का जिक्र मत करिएगा, वे उदास हो जाएंगे। पर मियान सोचती है ऐसा क्यों। मियान यान को लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर आती है तो यान सोचता है कि रेस्टोरेंट तो मेरी मॉम की फेवरेट है। वैसे उसके मॉम भी उसके भाई साहब के साथ उसी रेस्टोरेंट में लंच करने आती हैं, तो यान उनको ग्रीट करता है और मियान से उनको इंट्रोड्यूस करवाता है कि मियान उसकी वाइफ है। मियान कहती है कि यान आपको बहुत ही याद करते हैं। जा बोलने लगता है कि मॉम ने तुम्हें हमारी फैमिली से बाहर निकाल दिया है, आगे से हमारे सामने आने की जरूरत नहीं है। ना मॉम को तुम्हारे जैसे बेटे की जरूरत है और ना ही मुझे तुम्हारे जैसे बड़े भाई की। मियान समझ जाती है कि यान का उसकी मॉम के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, इसलिए वह उसे अपनी मॉम से मिलवाने की बात को टाल रहा था। उसकी मॉम साहब के यहाँ चलने को बोलती हैं, तो यान कहता है कि आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ, और मियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब यान बहुत ही उदास हो चुका था। मियान से माफी मांगता है कि आज उसकी वजह से उसको सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा।
मियान को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। बोलती है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। यान कहता है कि मॉम गद्दार लोगों से नफरत करती हैं, पर मैं उनकी नज़रों में सबसे बड़ा गद्दार हूँ। मैंने कितनी बार उनको लेटर्स लिखने की कोशिश की, पर वे सारे लेटर्स हमेशा की तरह मेरे पास से लौट कर आते हैं। मैं उन्हें हमेशा चुप चुप के दूर से देखने जाता हूँ। यान बहुत ही उदास था, इसलिए मियान बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यान उसको थैंक यू बोलता है। मियान उसका मूड लाइट करने के लिए बोलती है कि तुम चिराग लेकर ढूंढोगे, फिर भी मेरी तरह सुंदर वाइफ नहीं मिलने वाली। यान कहता है कि तुमने सही कहा। फिर से मियान अचानक से उसको किस करती है, तो इस बार यान भी उसके साथ बहुत ही हैप्पी था। बाद में मियान सोचते हैं कि यान उदास होगा, इसलिए मुझे उसके लिए कुछ बनाना चाहिए। फिर सोचते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो अपने मिशन पे ध्यान देना है। पर फिर खुद को समझाती है कि मैं मिशन के लिए ही यान के करीब जाने की कोशिश कर रही है, पर उसे आइडिया नहीं था कि वह उल्टा यान को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है। अब यान खाना बना रही होती है तो गलती से किचन में आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए वे गलती से यान का स्कार्फ यूज कर लेती है। अब यह स्कार्फ जल चुका था। केयर टेकर आती है तो मियान बताने लगती है कि गलती से किचन में आग लग गई थी, पर मैंने सही टाइम पर आग बुझा दिया। पर उस चक्कर में यान का स्कार्फ जल गया। पर कोई नहीं, मैं उसका नया स्कार्फ गिफ्ट कर दूंगी। केयर टेकर हैरानगी से बताती है कि वह स्कार्फ मिस्टर शैन की मॉम का था, उन्होंने बहुत ही सालों से संभाल के अपने पास रखा है। तो यह जानकर मियान उस स्कार्फ को ढूंढने के लिए भागकर बाहर आती है। उस स्कार्फ को ढूंढने की कोशिश करती है, पर कहीं मिल नहीं रहा था। पर देखती है कि वह स्कार्फ एक बच्चे के गले में है। बोलती है कि स्कार्फ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मुझे वापस दे दो। और उसे बदले में अपनी एक्सपेंसिव रिंग देती है। और ये दूर से यान सब कुछ देख रहा था। यान उसके पास आता है तो मियान बोलती है कि मैंने तुम्हारा स्कार्फ ढूंढ लिया, बट आई एम सो सॉरी, ये स्कार्फ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था और मैंने इसे जला दिया। यान बोलते हैं कि चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट हो, पर एक पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मियान बोलती है पर ये स्कार्फ तुम्हारी मॉम का है। यान बोलते हैं कि तुम रो मत, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए देख नहीं सकता। तो ये सुनकर मियान को बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में मियान उस स्कार्फ को देखकर सोच रही होती है कि मैं इसको ठीक कैसे करूँ। जब भी यान आकर बोलता है कि केयर टेकर ने उसके लिए जिंजर सूप बनाया है। मियान उस सूप को पीते तो सूप बहुत ही कड़वा था। यान उसे कैंडी खाने को देता तो मियान को बहुत ही अच्छा लगता है कि यान इतना काइंड है। बाद में मियान सो रही होती तो यान उसके पास आकर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। केयर टेकर आती है तो यान पूछता है कि मियान ऐसे बाहर क्यों सो रही है। केयर टेकर बताती है कि रात भर मैडम मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं उनको सिलाई सिखाऊं। आप देखो ना, उन्होंने स्कार्फ पर कितना अच्छा डिजाइन बनाया है। मियान ने उस जले हुए निशान पर फ्लावर्स बना के कवर कर दिया होता है। तो ये सब देखकर यान को बहुत ही अच्छा लगता है कि भगवान ने मियान को उसके लाइफ में भेजा है। यान मियान का ध्यान रखने को बोलकर अपने काम के लिए निकल जाता है। बाद में यान उस स्कार्फ को देखकर मुस्कुरा रहा था। वैसे उसका सबऑर्डिनेट बोलता है कि आज तो इतनी ठंड भी नहीं है और आपने स्कार्फ पहना है, वैसे इस पर काफी प्यारे फ्लावर्स बने हैं। यान बोलता है कि मियान ने अपने हाथों से इस पर डिजाइन बनाया है। सबऑर्डिनेट बोलता है कि इन फ्लावर्स के बारे में मुझे पता है। यान कहता है कि अच्छा इन फ्लावर्स का क्या मतलब है। सबऑर्डिनेट कहता है कि इसको लव फ्लावर्स बोलते हैं। तो यान उसको बकवास बंद करने को कहता है। बाद में मियान अपने सीनियर से मिलने आती है तो उसका सीनियर बताता है हमें डायरेक्टर डिंग को किडनैप करने का मिशन मिला है, हमारे कुछ लोग उनके हवाले हैं, इसलिए डायरेक्टर डिंग के बदले हम अपने लोगों को छुड़ाने के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो मियान इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान को पता चलता है कि यान आउट ऑफ टाउन गया है, इसलिए सोचती है कि आज एक्शन लेने का सही टाइम मिला है। मियान केयर टेकर से बोलती है कि शादी के बाद ब्राइड को अपने पेरेंट्स के घर जाना होता है, इसलिए वह लिन फैमिली जा रही है। केयर टेकर बोलती है कि हाँ, आज तो आपको अपने पेरेंट्स के घर जाना था, पर मिस्टर शैन तो बिजनेस ट्रिप पर चले गए, शायद वे भूल चुके होंगे। मियान कहती है कि कोई नहीं, वह अकेली चली जाएगी। मियान अपने घर आती है तो उसके फादर पूछते हैं कि कमांडर शन कहाँ है। मियान बताती है कि वे अपने बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। या यहाँ पे उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। बोलती है कि वे तुम्हें पसंद नहीं करते, इसलिए यहाँ तुम्हारे साथ नहीं आए। भला ऐसे लड़की को पसंद भी कौन करेगा जो बिना मदर के रेज हुई है। तो मियान उसको थप्पड़ मारती है। बोलती है कि आगे से अपनी गंदी जुबान से मेरी मॉम का नाम लेने की हिम्मत मत करना। और तुमसे किसने कह दिया कि यान मुझे पसंद नहीं करते। अपनी सारी ज्वेलरीज दिखाकर बोलती है कि सब कुछ मुझे यान ने गिफ्ट किया है, वे तो मुझे अपने फादर से भी ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। तो याओ अपने फादर से कंप्लेंट करने लगती है। उसके फादर गुस्से में मियान को मेमोरियल रूम में जाकर नील डाउन होने को बोलते हैं। तो मियान को बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी लैंड डायरेक्टर डिंग के आदमी को लेटर देकर चला जाता है। डायरेक्टर डिंग उस लेटर को देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मियान ली फैमिली वापस आ चुकी है। डायरेक्टर डिंग को लगता है कि उस लेटर को याओ ने भिजवाया होगा, पर ये तो मियान और लैन का डायरेक्टर डिंग को लिन फैमिली में बुलाने का प्लान था ताकि उसको किडनैप कर सके। अब डायरेक्टर डिंग लिन फैमिली आता है तो याओ कहती है कि आप फादर से मिलने आए हैं। डायरेक्टर लिंग बोलता है कि अब तुम मजाक बंद करो और मुझे मियान के पास ले चलो। इधर मियान मेमोरियल रूम में बैठ के अपने मॉम से यान के बारे में शेयर कर रही होती है कि यान उसका बहुत ही ख्याल रखता है। थोड़ी देर बाद मियान सोचती है कि वैसे अभी तक डायरेक्टर डिंग आया कैसे नहीं। वैसे ही डायरेक्टर डिंग आता है, बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। उसके साथ जबरदस्ती करने जाता है, पर मियान ने जैसा प्लान किया था उसको हट कर देती है। पर तब तक यान पहुंच जाता है। मियान परेशान हो जाती है कि यान इतना जल्दी वापस कैसे आ गया। अब उसका सारा प्लान फेल हो चुका था।
यान गुस्से में डायरेक्टर डिंग को बुरी तरीके से मारने लगता है तो मियान बीच में आकर उसको रोकती है। यान मियान को बेडरूम में लाता है, बोलता है कि तुम डरना मत, अब मैं वापस आ चुका हूँ। मियान बोलती है पर तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? यान बोलता है कि मैं आधे रास्ते पहुंच गया था तो मुझे याद आया कि शादी के बाद ब्राइड को अपने पेरेंट्स के घर जाने का ट्रेडिशन होता है, इसलिए मैं जल्दी से वापस आया हूँ। मियान कहती है कि क्या बात है, तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे। यान उसे रेस्ट करने को बोलकर जाने लगता है पर मियान उसे थोड़ी देर उसके पास से रुकने को बोलती है। कहती है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तुम चाहो तो मेरा हार्ट बीट चेक कर सकते हो। तो यान को थोड़ा सा अजीब लगता है। मियान सोचती है कि आज तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें मेरे पास रह के इसका कंपनसेशन पे करना ही होगा। उसे किस करने चाहती है पर यान अपना फेस टर्न कर लेता है पर मियान फिर भी उसको यहाँ वहाँ किस करने लगती है तो यान को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वहाँ से भाग जाता है। अपने आप को समझाता है कि उसे खुद पे काबू रखना ही होगा। उसने मियान से किसी और पर्पस के लिए शादी की है, वह उसको भी अपने साथ अंधेरे में ड्रैग नहीं कर सकता। केयरटेकर सोचती है कि भला मिस्टर शन इतनी ठंड में कोल्ड शावर क्यों ले रहे हैं। ये बाद मियान गुस्से में लिन फैमिली आता है और याह को पनिश करने को बोलता है। मियान के फादर से कहता है कि आपकी वाइफ बहुत ही पहले इस दुनिया से चल बसी और उसके बाद आप लोगों ने मियान को बहुत ही बुली किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लिन फैमिली के बिजनेस मियान के नाम पे ट्रांसफर कर दो। यान मना कर दिया पर उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं। जाते जाते यान उनको वार्न करके जाता है जिससे उसके फादर तो बहुत ही डर चुके थे। यान के जाने के बाद याह बोलने लगती है कि आखिरकार कमांडर यान उस कंट्री साइड गर्ल को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बाद में मियान के पास अगर बोलता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी केयर नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, और उसको प्यार से किस करता है। मियान सपने में उसका नाम ले रही थी तो ये सुनकर यान को बहुत ही अच्छा लगता है कि वह उसके बारे में सपना देख रही है। बाद में मियान और लैन हॉस्पिटल में डायरेक्टर डिंग को किडनैप करने आते हैं। मियान देखती है कि वार्ड में पेशेंट स्मोक कर रहा है तो समझ जाती है कि वह डायरेक्टर डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ से पिटने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी तो वह इस कंडीशन में नहीं है कि स्मोक कर सके। तो समझ जाती है कि डायरेक्टर डिंग के प्लेस पर किसी और आदमी को चकमा देने के लिए बैठा के रखा हुआ है, इसलिए आज का मिशन कैंसिल करने को बोलती है। कुछ देर बाद मियान देखती है कि यान का छोटा भाई जाओ डॉक्टर से मिलना चाहता है पर उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो मियान उन लोगों को अपना रिंग देकर जाओ को अपने साथ लेकर आती है। जाओ बोलते हैं कि तुम तो वही लड़की हो। मियान बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूं, बोलने में तुम्हें शर्म आ रही है। जाओ बोलते हैं पर तुम ऐसे आदमी के गेटअप में क्या कर रही हो। मियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, इसलिए कहती है कि तुम्हारे ब्रदर को मुझे ऐसे कपड़ों में देखना बहुत ही अच्छा लगता है। जाओ बोलते हैं कि प्लीज आप मेरे सामने ये सब बातें मत करो, सुन के कितना अजीब लग रहा है। मियान कहती है कि वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। जाओ बोलता है कि मॉम को स्टमक इन्फेक्शन हो गया है और उन्हें सर्जरी की जरूरत है। मैं डॉक्टर से मिलने आया था पर डॉक्टर मिलने को तैयार नहीं है। मियान कहती है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जाओ बोलता है कि आप क्या करने वाली हैं। मियान कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। अब यान को पता चला था कि मियान ने उसकी मॉम के सर्जरी के लिए डॉक्टर को ह्यूज अमाउंट पे किया था, इसलिए डॉक्टर उनका सर्जरी परफॉर्म करने के लिए तैयार हुआ था। ऊपर से नर्सेस को बातें करते हुए सुनता है कि मियान रात भर जगकर उसकी मॉम का ध्यान रख रही थी। मियान यान की मॉम के सामने बोलने में लगी थी तो यान की मॉम कहती है कि तुम कितना बोलती हो, यान तुमसे परेशान नहीं होता। मियान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बाद में लैन आके अपने सीनियर से बताता है कि उनके प्लान को यान ने बर्बाद कर दिया। सीनियर बोलता है कि कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम दूसरे प्लान के बारे में सोचते हैं, और उसे समझाता है कि जो उसे मियान के लिए फीलिंग्स है उसे कंट्रोल करके रखना है क्योंकि मियान की शादी ऑलरेडी यहाँ से हो चुकी है। ये बाद में मियान अपने रूम में आते तो यान वहीं पे बैठा हुआ था। बोलता है कि मुझे पता चला कि तुमने मेरी मॉम के लिए डॉक्टर अरेंज करवाया, उसके लिए थैंक यू। मियान कहती है कि थैंक यू की कोई बात नहीं, आखिरकार हम फैमिलीज हैं। यान जानने लगता है तो मियान उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है पर यान उसके कपड़े ऊपर करके बोलता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी और वहां चला जाता है। मियान सोचते है कि बुक में तो ऐसे सीड्यूस करने के लिए बताया गया था, क्या मैंने कुछ गलत किया। अब बारिश की वजह से बिजली कड़क रही थी तो केयर टेकर बताती है कि आपकी वाइफ बोल रही थी कि उनको बिजली कड़कने से डर लगता है। तो यान भाग के उसके रूम में आता है पर मियान उल्टा उसे बहुत ही क्यूट वे में डराने की कोशिश करती है। मियान बोलती है कि तुम सही में बहुत ही बोरिंग हो। यान देखता है कि वह नंगे पांव खड़ी है तो उसको बेड पे बिठाकर स्लीपर्स पहनाता है। मियान कहती है कि तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो, तुम तो मुझसे बात भी नहीं करते। यान बोलता है तो इसके लिए तुम ग्रजेस लेकर बैठी हुई हो, और धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसको अचानक से किस करने लगता है। बोलता है कि अब बताओ क्या तुम दोबारा से मुझसे झूठ बोलोगी। तो मियान इशारे से मना करती है। यान जाने लगता है तो मियान उसे बेड के अगेंस्ट पुश करके उसके ऊपर बैठ जाती है। यान बोलता है कि तुम इतनी बड़ी फैमिली की डॉटर हो, तुम्हें सही से बिहेव करना चाहिए, पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं शर्माती। मियान कहती है पर मैं तो कंट्री साइड में पली बड़ी हूँ, वहाँ पत्नियां दिन में घर में काम करती हैं और रात में अपने पति का इंतजार, और आदमी दिन में खेतों में काम करते हैं और रात में अपनी पत्नियों से प्यार, पर तुम तो ऐसे बिहेव करते हो, फिर ऐसे कैसे चलेगा।
यान बोलता है कि पक्का तुमने ये सब कुछ उस बुक में से सीखा है। अगर ऐसी बात है तो आज तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेगा। उससे किस करने लगता है पर अचानक से उसके पास कॉल आती है। तो यान सोचते है कि कॉल भी अभी आना था। यान जाते जाते उसे वार्म वाटर बोतल देकर जाता है कि मैं तो जा रहा हूँ, इसलिए इस बोतल को अपने पास रख के सो जाना। तो यान का मुंह बन जाता है। यान को यान और अपने बीच में नजदीकियां लानी थी, इसलिए बहाने से उसे लंच देने आती है। यान इसको आते हुए देखकर आराम से अपने ऑफिस में बैठ जाता है। यान बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और उसके करीब जाती है। तो यान कहता है कि ये प्लेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए आगे से यहाँ पे मत आना। तो यान गुस्से में चली जाती है। सबऑर्डिनेट देखकर पूछता है कि क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। यान कहती है कि मैं तो यान को खाना देने आई थी पर उसने मुझे वहां से भगा दिया। सबऑर्डिनेट बोलता है कि प्लेस सेफ नहीं है, यहाँ पे खतरनाक लोगों की इन्वेस्टिगेशन चलती है। आप जैसे इनोसेंट लोग ये सब देखकर डर सकते हैं, इसलिए कमांडर ने आपको जाने को बोला होगा। यान कहती है कि मैं नहीं डरती, मैं तो खुद ही इंटरोगेशन के लिए यहाँ पे आई हुई थी। सबऑर्डिनेट यहाँ से आकर बताता है कि मैडम गुस्से में चली गई, पर यान जल्दी से सबको बुलाने को बोलता है। यान कहता है कि आप सबको भूख लगी होगी, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। यान का लाया हुआ खाना बाहर निकालता है। सभी बोलने लगते हैं कि आप तो बहुत ही लकी हैं कि आपको ऐसी वाइफ मिली है। तो ये सुनकर यान को बहुत ही अच्छा लगता है। आज यान की मॉम का बर्थडे था, तो यान खुद ही उनके ब्याह पर उनको बर्थडे विश करने के लिए जाती है। बाद में यान घर आता है तो यान उसे कुछ कुकीज खाने को देती है। यान उन कुकीज के टेस्ट से समझ आता है कि कुकीज उसकी मॉम ने बनाया है। यान उसे थोड़ा सा स्पेस देने के लिए सोने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। यान समझ जाता है कि यान उसकी मॉम को बर्थडे सेलिब्रेट करने शैन हाउस गई थी। उन कुकीज को खाकर यान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वे कभी अपनी मॉम के हाथों का बना हुआ खाना खा भी पाएगा। उसे ऐसे रोते हुए देखकर यान को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। बाद में यान की नींद खुलती है तो देखती है कि यान उसके बगल में सो रहा है। यान बोलते है कि अब से मैं यहीं पे तुम्हारे पास सोया करूंगा। तो ये जानकर यान को बहुत ही अच्छा लगता है। यान बोलते है कि अब से तुम मेरे डिपार्टमेंट में खाना लेकर आ सकती हो। तो ये सुनकर यान और ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में यान नोटिस करती है कि स्टडी रूम ओपन है, मतलब यान उस पर ट्रस्ट करने लगा है। बाद में यान अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है क्या यान ओपेरा सुनने गई है। तो सबऑर्डिनेट हाँ बोलता है। इधर यान ओपेरा सिंगर के पास आकर उसकी बहुत ही तारीफ करती है और उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। यान को तो बहुत ही जलन हो रही थी, इसलिए ओपेरा सिंगर को उसके पास लाने को बोलता है। बाद में ओपेरा सिंगर यान के पास आकर उसके गिफ्ट्स वापस कर देता है। यान समझ जाते है कि इसके पीछे पक्का यान का ही हाथ है। वे एक्ट्रेस को एडमायर करती है तो इसमें उसको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पर फिर उसको अचानक से क्लिक होता है कि एक्चुअली में यान को जलन हो रही है। यान सोचते है कि मतलब अभी यान के करीब जाने का अच्छा मौका है। बाद में बात लेते हुए वह उस बुक को दोबारा से रीड कर रही थी और सारी चीजें यान के साथ फैंटेसाइज करने लगती है। जल्दी उसे आवाज आती है कि यान आ चुका है, तो उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर देखती है कि यान तो आंख बंद करके सो रहा है, तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। यान डॉक्टर के पास आकर बहाना बनाती है कि उसकी एक दोस्त है, उसकी शादी हो चुकी है पर उसका हस्बैंड उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कहीं उसके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि तुम सिंपली जाके अपने हस्बैंड को कुछ खिलाओ पिलाओ। यान कहती है कि मैं अपनी नहीं अपने दोस्त की बात कर रही हूँ। डॉक्टर तो सब कुछ समझ रहा था, वे यान के लिए कुछ डाइट रेसिपीज प्रिस्क्राइब कर देता है। बाद में यान के लिए खाना लेकर आती है तो उसके सभी सबऑर्डिनेट्स वहीं पे मौजूद थे। यान के जाने के बाद सभी खाना देखकर बोलने लगते हैं कि ये सब खाना तो किसी आदमी की ताकत बढ़ाने के लिए होती है, लगता है कि मैडम कमांडर से कुछ सेटिस्फाई नहीं है। तो ये सब सुनकर यान को बहुत ही गुस्सा आता है कि यान उसके मैनलीनेस को चैलेंज कर रही है, इसलिए आज की सारी मीटिंग कैंसिल करके घर के लिए निकल जाता है। बाद में यान आती है तो देखती है कि यान ने उसके लिए डेट प्रिपेयर किया है। यान उसे डांस के लिए इनवाइट करता है और दोनों ही बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। यान अचानक से उसको उठाकर बेडरूम में लाता है। बोलता है कि तुम डेली जानबूझकर मेरे लिए मेडिसिनस फूड लेकर आती हो ताकि मुझे प्रोवोक कर सको। यान कहती है कि शादी के इतने दिन हो गए पर अभी तक हम एक दूसरे के साथ सोए नहीं। यान बोलते है कि सारी मेरी गलती है, अब मैं खुद ही ठीक करूंगा, और उसको अचानक से फोर्सली किस करने लगता है। तो यान कहती है क्या तुम सही में मेरे साथ सोना चाहते हो। यान बोलता है बिल्कुल, क्या तुम मेरे साथ सोने को तैयार हो। तो यान शर्माते हुए हाँ बोलती है। यान कहता है कि अब से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में यान शर्मा रही होती है तो यान उसके करीब आता है तो यान उसको गुड नाइट बोलकर सोने जाने लगती है। यान बोलते है कि इतनी जल्दी क्यों। यान कहती है क्या तुम दोबारा मेरे से सोना चाहते हो। यान कहता है कि तुम्हें मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने का कुछ ज्यादा ही शौक था और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब यान थक कर बोलती है कि अब नहीं, पर यान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मॉर्निंग में यान रात के बारे में सोचकर शर्मा रहा था। वैसे ही यान आती है। रात की वजह से यान उसे अपसेट थी, इसलिए यान उसको हैप्पी करने के लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया होता है। यान देखती है कि उस केक के अंदर रिंग है तो यान बोलता है कि अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना। तो यान खुश होकर उसको किस करती है। बाद में यान उस रिंग को लाकर लैन को देती है ताकि उनको सेल करके वे गरीब लोगों के लिए मेडिसिन बाय कर सके। लैन बोलता है क्या तुम यान के साथ हो चुकी हो।
मियान गुस्सा करने लगती है कि जो भी कर रही है मिशन को पूरा करने के लिए कर रही है। एक्चुअली लैन उसे पसंद करता था पर मियान को आइडिया नहीं था। बाद में मियान उन लेडीज के साथ सोशलाइज करने आती है तो एक औरत उसके रिंग देखकर बोलने लगती है कि कमांडर यान ने तुम्हें फेक डायमंड रिंग गिफ्ट किया है। एक्चुअली मियान ने उस रिंग को फेक डायमंड रिंग से बदल लिया था, पर बाकी औरतें बोलने लगती हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। बाद में यान के पास बहुत सारी ज्वेलरीज गिफ्ट की गई थी तो यान पूछता है कि ये सब क्या है। सबऑर्डिनेट बोलता है कि बाहर रूमर्स फैला है कि आपके पास पैसों की शॉर्टेज है, इसलिए आपने मैडम को फेक डायमंड रिंग गिफ्ट किया है। यान बोलता है कि सब क्या मजाक है और उसे इस बारे में चेक करने को बोलता है। यान सोचता है कि मैंने तो खुद ही रिंग बाय किया था तो वे फेक कैसा हो सकता है। जल्दी सबऑर्डिनेट आकर बताता है कि कोई भी उस रिंग को बेचने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। बाद में सबऑर्डिनेट आकर बताता है कि मैडम की सारी ज्वेलरीज फेक है। मैडम इतनी सिंपल है, भला वे इतना बड़ा स्कैम कैसे कर सकती हैं। यान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मियान ने उन ज्वेलरीज को बेचकर इतने सारे पैसों का क्या किया है। दूसरी साइड मियान को पता चलता है कि बेचारे कॉमन लोगों को लूटा जा रहा है, इसलिए उसका सीनियर जल्द से जल्द मिशन पूरा करने को बोलता है। जल्दी जापानीज जनरल आने वाला था, इसलिए अभी यान कैसे भी करके उसको प्रोटेक्ट करने को बोलता है। बाद में मियान यान के पास आती है तो यान अब भी मियान के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, उसके साथ इंटीमेट होने जाता है तो मियान कहती है कोई देख सकता है, इसलिए यान डोर बंद करने के लिए चला जाता है। मियान देख लेती है कि वे गद्दार आदमी कल शहर में आने वाला है। यान भी नोटिस करता है कि वह उसके डॉक्यूमेंट को देख रही है, पर फिर भी वह उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। यान मियान से बोलता है तो अब बताओ तुम मेरे साथ सोने को तैयार हो। मियान कहती है कि लास्ट टाइम की वजह से मेरे कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए बस एक बार। बाद में यान सो रहा होता है तो मियान जापानीज जनरल के आने का इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए चुपके से निकल जाती है तो यान तो बस सोने का नाटक कर रहा था। अब नेक्स्ट डे जनरल आता तो लैन उसे शूट करके मार डालता है, पर फिर भी यान के आदमी उसको पकड़ नहीं पाते। बाद में सबऑर्डिनेट बोलता है कि जनरल के आने का न्यूज हमने किसी को भी नहीं दी थी, पर फिर भी पता नहीं उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच गया। वे लोग सही में शातिर हैं। अब यान स्ट्रेस में ड्रिंक कर रहा था तो मियान समझ जाती है कि यान इस वक्त बहुत ही परेशान है और उसे ड्रिंक करने से मना करती है। पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। यान कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी। मियान कहती है कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। यान कहता है कि ऐसी बात है तो हम दोनों को एक दूसरे से सच बोलना चाहिए, तो अब बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। मियान उसको अलग करके बोलती है कि अभी तुम नशे में हो। यान बोलता है कि काश मैं नशे में होता। मियान कहती है कि शायद तुम हमारे रूल्स भूल चुके हो, हम एक दूसरे के साथ कभी फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन तुम इस वक्त मेरे साथ फोर्स कर रहे हो। तो यान माफी मांगता है। मियान कहती है क्या बात है। यान कहता है किसी ने मेरे एक इंपॉर्टेंट पर्सन को मार डाला, पर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मियान मन ही मन में यान से माफी मांगती है। मियान उसे किस करती है तो यान खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में केयरटेकर यान से बोलती है कि मैडम कुछ सही फील नहीं कर रही हैं, वे काफी यंग है, इसलिए आपको थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। यान बोलता है कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और उसको डॉक्टर के पास ले जाने को बोलता है। डॉक्टर मियान को चेक करता है तो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा डाइट रेसिपी आपके हस्बैंड पर सही से काम आया। बताता है कि वे प्रेग्नेंट है तो मियान हैरान थी कि वे तो बस अपने मिशन के लिए यान के करीब गई थी तो वे प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब यान मियान को कॉल करके पूछता है कि डॉक्टर ने क्या बोला तो मियान उसे घर आने को बोलती है कि उसे कुछ बात करनी है तो यान जल्दबाजी में आ भी जाता है। मियान बताती है कि वे प्रेग्नेंट है तो यान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि वह फादर बनने वाला है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। केयरटेकर उन दोनों को क्लोज देखकर बोलती है कि डॉक्टर का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि उन दोनों को 3 महीने तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं होना है, इसलिए रात में यान फ्लोर पर सो रहा था। बाद में यान मियान को बहुत सारे गोल्ड और पैसे देता है, बोलता है कि तुम जैसे चाहे स्पेंड कर सकती हो, तो मियान बहुत ही हैप्पी थी। अब मियान फिर से उन पैसों से कुछ फेक ज्वेलरी से बाय करके यान के दिए गए पैसों को जरूरतमंद लोगों पर स्पेंड करना चाहती थी। बाद में फैंग कुछ आदमियों का पीछा कर रही थी तो वहीं पे मियान भी मौजूद थी तो उसे अपने ऑफिस लेकर आती है। बोलती है तो तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम्हें पता है कि यान के दिल में कोई और है। मियान कहती है कि हाँ मुझे पता है, उसकी मॉम। फैंग कहती है कि तुम सही में स्टूपिड हो या मेरे सामने स्टूपिड बनने का नाटक कर रही हो। मुझे कॉलेज टाइम से पता है कि यान के दिल में कोई और लड़की है। जब भी उस लड़की के लेटर्स आते थे तो यान के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी। मियान कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, यान बस मुझसे प्यार करता है। फैंग कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम लेटर्स को देख सकती हो, यान ने अब तक संभाल के रखा है। यान को पता चलता है कि मियान फैंग के पास है तो जल्दबाजी में मियान के पास आता है। मियान के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है तो फैंग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर यान जाते जाते फैंग को वार्न करता है कि आगे से उसने मियान को परेशान करने की कोशिश की तो बहुत ही बुरा होगा। बाद में मियान फैंग की बातों को सोचकर उन लेटर्स को ढूंढने आती है, पर सोचती है कि वह खुद ही यान से झूठ बोलती आ रही है, फिर उसे यान के प्राइवेट लाइफ में ऐसे दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए वह उस बॉक्स को ओपन नहीं करती। और फाइनली यान और मियान का बच्चा हो चुका था
और दोनों बहुत ही हैप्पी थे। बाद में लेन उसके बच्चे के लिए सिल्वर पेंडेंट देता है तो मियान उसको थैंक यू बोलती है। लेन मियान को पॉइजन नीडल्स देता है ताकि अकेले में खुद को सेफ रख सके। थोड़ी देर बाद यान बाहर आता है तो देखता है कि वो उस कार ड्राइवर से बात कर रही है। बाद में यान बच्चे के गले में सिल्वर पेंडेंट देखता है तो पूछता है कि किसने दिया। मियान कहती है कि उसके दोस्त ने। बाद में मियान देखती है कि बेबी के गले में गोल्ड पेंडेंट है। यान कहता है कि हमारे बेबी पर गोल्ड पेंडेंट ज्यादा सूट करता है। ये दोनों ही अपने बच्चे के साथ बहुत ही हैप्पी थे और दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। पर जब ये अचानक से फिर से कोई शहर पर अटैक कर देता है और मियान को एक लड़की को बचाने का मिशन मिला था तो मियान उस लड़की को बचाकर भाग जाती है। और फैंग डायरेक्टर डिंग पे गुस्सा कर रही थी कि बार बार नाइटिंगेल उनका काम खराब कर रही है और वे लोग उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। कैसे भी उसको ढूंढ कर लाने को बोलती है। जल्दी डायरेक्टर डिंग मियान के सीनियर का ठिकाने का पता लगाकर वहां पे पहुंच जाता है। अब उसका सीनियर इंजर्ड हो चुका था इसलिए लैन उसे मियान के पास लेकर आता है। मियान कहती है कि ये सब किसने किया। लैन बताता है कि डायरेक्टर डिंग ने सीनियर पर अचानक से अटैक कर दिया। बाहर सब हमें ढूंढ रहे हैं। मियान कहती है कि सही है कि आज यान घर पर नहीं है। मियान बुलेट निकालने के लिए चीजें प्रिपेयर करनी चाहती है पर तब तक यान वहाँ पे पहुंच जाता है और उन दोनों को देख लेता है और मियान उसे वुडन गन से उसको डराने की कोशिश करती है तो यान अपना गन नीचे कर लेता है। अब मियान की सच्चाई यान के सामने आ चुकी थी। यान उसके हाथ में वो वुडन गन देखकर सरप्राइज था। बोलता है कि मैं इन लोगों को सही सलामत यहाँ से भेज दूंगा। यान उसे घर लाकर बोलता है कि तुम्हारे पास ये वुडन गन कहाँ से आया। मियान कहती है क्या तुम इस गन को पहचान रहे हो। यान बताता है कि बहुत साल पहले उसने इस गन को एक छोटी सी लड़की को दिया था। मियान इमोशनल होकर बोलती है तो मतलब वह लड़का तुम हो। यान कहता है कि अब तुम बताओ उन दोनों आदमियों के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। अब मियान कुछ बोलती है कि यान के पास इंपॉर्टेंट कॉल आती है इसलिए उसका इंतजार करने को बोलकर जाने लगता है पर फिर से दोबारा आकर उसको हक करता है क्योंकि वो बहुत ही हैप्पी था कि उसका पहला प्यार मियान ही है। मियान भी हैप्पी थी कि उसके आइडल अभी भी जिंदा है। मियान देखती है कि बाहर शहर का सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है कहीं यान को कुछ हो न जाए। पर जब ही डायरेक्टर डिंग वहां पहुंच जाता है मियान कहती है कि चुपचाप यहाँ चले जाओ नहीं तो यान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पर डायरेक्टर डिंग बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो मियान उसे हिट कर देती है। डायरेक्टर डिंग उसके बच्चे को मारने की धमकी देता है पर जब भी मियान उस पर पॉइजन नीडल से अटैक कर देती है और तभी यान भी उसको शूट करके मार डालता है। बाद में मियान बोलती है कि मैं और बेबी बिल्कुल ठीक है इसलिए तुम परेशान मत हो। पर उल्टा उसे यान को ऐसे हट देकर बहुत ही बुरा लगता है। यान कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कोई गद्दार नहीं, मैं व्हाइट पार्टी का स्पाई हूँ जिसे दुश्मनों को खत्म करने का मिशन मिला है। मैंने जानबूझकर जापान में स्टडी की ताकि उनका ट्रस्ट जीत सकूं और फिर मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का कमांडर बना ताकि उन लोगों से अपनी आइडेंटिटी को हाइड रख सकूं। मियान कहती है कि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो क्या वे लोग तुम्हें जाने देंगे। यान कहता है कि उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगने वाला। वैसे आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मियान कहती है कि मैं भी तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। मियान को डर था कि कहीं सच जानने के बाद यान उससे दूर ना हो जाए पर फिर भी हिम्मत करके बताती है कि वही नाइटिंगेल है। कहती है कि मुझे पहले लगता था कि तुम गद्दार हो पर फिर मुझे पता चला कि तुम सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम कर रहे हो। हम दोनों की शादी बचपन में ही तय हो गई थी इसलिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे मिशन के लिए चूज किया ताकि मैं तुम्हारे करीब रहकर इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ। अब तुम्हें सच का पता चल चुका है इसलिए अब तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो या मुझे रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन यान कहता है कि मैं हैप्पी हूँ कि हम दोनों सेम चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। अब से हम दोनों ही मिलकर सारी डिफिकल्टीज को फेस करेंगे। तो यान इमोशनल हो जाती है। फाइनली अब दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो चुका था। बाद में यान सबके सामने बहाना बनाता है कि डायरेक्टर डिंग गैंग फाइट में इन्वॉल्व था इसलिए फायरिंग में उसकी जान चली गई। पर फैंग को अब यान की आइडेंटिटी पर थोड़ा सा डाउट हो चुका था इसलिए जल्दी से उसको पोजीशन से हटाने के लिए लेटर लिखती है। बाद में यान को आकर बताता है कि फैंग को मेरे अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ इसलिए उसने मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट कर दिया है। शायद जल्दी मुझे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से डिसमिस कर दे इसलिए मियान को उसके साथ इस शहर को छोड़कर कैपिटल चलने को बोलता है। तो मियान उसकी बात मान जाती है पर बोलती है कि पहले हमें कुछ करना होगा ताकि इन्वेस्टिगेशन टीम को तुम्हारी आइडेंटिटी पे डाउट ना हो। यान उस बॉक्स को ओपन करने चाहता है तो मियान हेयर पेन से उस बॉक्स को ओपन कर देती है। बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने इस बॉक्स को ओपन करके नहीं देखा। यान बोलते है कि तुम देख सकती हो। मियान देखती है कि उसमें उसी के लेटर्स हैं। मियान कहती है पर जितना मुझे याद है मैंने ये लेटर्स नेशनल यूनिवर्सिटी के एक फीमेल स्टूडेंट को लिखा था। यान बोलता है कि वह मेरी कजन है। एक्चुअली उसके थ्रू मैं तुम्हें लेटर्स लिखा करता था। तो ये जानकर मियान को बहुत ही अच्छा लगता है। बोलती है तो तुम सीक्रेटली मुझसे प्यार करते थे। यान बोलता है कि हाँ मैंने शुरू से बस तुमसे ही प्यार किया है। मैं जानकर बहुत ही हैप्पी था कि तुम मेरा पहला प्यार हो। दूसरी साइड फैंग को पता चलता है कि मियान ही नाइटिंगेल है तो उसको जल्दी से अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। पर जब ही यान भी आकर नाटक करता है कि मुझे पता चला है कि मियान ही नाइटिंगेल है।
फैंग सोचती है कि यान खुद ही आकर बता रहा है, मतलब यान लॉयल है। मैं फालतू में उसकी आइडेंटिटी पे डाउट कर रही थी। फैंग बोलती है कि उसने ऑलरेडी मियान को अरेस्ट करने के लिए भेज दिया है। यान बोलता है पर मियान मेरे कब्जे में है। फैंग गुस्सा करने लगती है तो यान कहता है कि मैं तुम्हें उसे हैंड ओवर करने को तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरा एक कंडीशन है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को लेटर लिखकर तुम्हें मेरे नाम को क्लियर करना होगा। सोच लो नाइटिंगेल को पकड़ना तुम्हारे लिए कितना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। तो फैंग उसकी बात मान जाती है। यान फैंग को नाइटिंगेल के पास लेकर आता है, पर फैंग देखती है कि वो कोई और ही लड़की है। मियान पीछे ही खड़ी थी और उसको शूट करके मार डालती है और यान फैंग के पास से लेटर ले लेता है। सुपीरियर को रिपोर्ट देता है कि फैंग नाइटिंगेल को पकड़ने गई थी, पर ऑन ड्यूटी उसकी मौत हो गई। एक्चुअली यान ने फैंग तक बात पहुंचाई थी कि मियान नाइटिंगेल है, बाकी किसी को भी मियान की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यान को इंपीरियल अवार्ड रिसीव हुआ था, इसलिए सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कुछ लेडीज बातें कर रही होती है कि चाइनीज पीपल अब भी यान की इतनी वैल्यू करते हैं। एक लेडी बोलती है कि अब तो जापानीज क्लब के हायर ऑफिसर्स का यान को फुल सपोर्ट है। यान मियान के पास अगर बोलता है कि तुमने देख लिया कि जापानीज क्लब के हायर ऑफिसर्स कैसे मेरे सपोर्ट में हैं। मियान कहती है पर बेचारे को पता नहीं है कि वो जल्दी जेल की हवा खाने वाले हैं। यान कहता है कि मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि जापानीज क्लब में एंट्री ले सकूं। मियान कहती है तो तुम मुझे इसलिए शादी के बाद बहुत सारे पैसे और ज्वेलरीज दे रहे थे ताकि मुझे कंपनसेट कर सको। यान बोलता है हाँ, पर मुझे पता है कि उतना देकर भी मैं तुम्हें रिपे नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है। तो मियान शर्माने लगती है। बोलती है कि मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, तुमने जो इंटेलिजेंस को इतने मासूम लोगों की जान बचाने के लिए भेजा है उतना ही मेरे लिए काफी है। यान बोलता है पर तुम लाइफ टाइम मुझसे जो चाहे डिमांड कर सकती हो, और उसे किस करता है। अब दोनों अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते यान प्रॉमिस करता है कि वह जीत कर आने के बाद अपनी मॉम को अपनी रियल आइडेंटिटी जरूर बताएगा, और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।